एक कण विराम से गति आरंभ करता है और कण का अधिकतम वेग बताना है। और ग्राफ कैसा दे रखा? त्वरण समय का ग्राफ हमें दे रखा है। यहां पर ध्यान दीजिए, त्वरण समय का ग्राफ हमें वेग में परिवर्तन देता है। और इस पूरे ग्राफ में अगर आप नोटिस करते हैं तो पूरा ही ग्राफ धनात्मक है। पूरे ही ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? धनात्मक। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे वेग लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि ग्राफ का क्षेत्रफल कैसा है? धनात्मक। तो अधिकतम वेग कब होगा? 2 सेकंड पर। कई बच्चों को यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर t बराबर 1 सेकंड पर ग्राफ तो नीचे जाने लग गया, तो फिर वेग क्यों बढ़ेगा? तो गौर कीजिए, ये वेग का ग्राफ नहीं है, त्वरण का ग्राफ है। तो त्वरण कम होने लगा है, वेग कम नहीं होने लगा है, त्वरण कम होने लगा, पर त्वरण धनात्मक है। इसका मतलब वेग में बढ़ने की दर कम होने लगी, वेग कम नहीं हुआ है। ये बात हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए त्वरण भी धनात्मक है और त्वरण बढ़ भी रहा है, इसलिए वेग भी धनात्मक होगा और वेग के बढ़ने की दर भी बढ़ रही है। पर यहाँ पे क्या हो गया? वेग तो बढ़ रहा है पर त्वरण घट रहा है। इसलिए हम यहाँ से 0 से लेकर 2 सेकंड तक का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो 2 सेकंड पर जो वेग होगा वही अधिकतम होगा। और वैसे भी ग्राफ से हमें बहुत क्लियर समझ में आता है कि जब तक ग्राफ धनात्मक होता रहेगा तब तक वेग में परिवर्तन क्या होगा? धनात्मक, इसलिए वेग बढ़ता रहेगा। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो वेग में परिवर्तन हाफ, बेस कितना हो गया? 2, और हाइट कितना हो गया? तो हाइट देखेंगे तो 10। तो आप देखेंगे वेग में परिवर्तन कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अधिकतम वेग हम देखते हैं, अधिकतम वेग कौन सा है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग दैट इज फाइनल वेग। इनिशियल वेग क्या था? विराम से स्थिति प्रारंभ हुई, इसलिए vi प्लस 10। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 प्लस 10। तो हमारा अधिकतम वेग भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। यहाँ पे x जो है वो स्थिति को दर्शाता है, स्थिति, और t मतलब यहाँ पे हो गया समय। तो स्थिति समय वक्र को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम स्थिति समय वक्र से अगर वेग निकालना चाहें तो हम कहेंगे स्थिति समय वक्र की जो ढाल है वो हमें वेग देती है। क्यों देती होगी? क्योंकि आप समझिए, जब हम ढाल की बात करते हैं तो ढाल x का t के सापेक्ष अवकलन होगा। ढाल का मतलब ही अवकलन हो गया। y का x अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया? dy बाई dx। उसी प्रकार से x का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया? dx बाई dt। उसी को हमने ढाल कहा है। तो ढाल की वैल्यू क्या हो गई? dx बाई dt, और हम जानते हैं dx बाई dt क्या हो गया? वेग हो गया। तो किसी भी समय पर अगर आपको ढाल निकालनी है तो उस बिंदु पर, उस वक्र पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस समय अक्ष के साथ में, ये देखिए समय अक्ष को हम यहाँ पे अगर शिफ्ट करते हैं तो ये समय अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। तो समय अक्ष के साथ में जो कोण बनता है उसका tan थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें ढाल देता है। तो वेग क्या हो गया यहाँ पर? xt कर्व की ढाल, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? tan थीटा। यहां पर जरा देखिए, अगर आप xt ग्राफ देखते हैं तो ये स्ट्रेट और कांस्टेंट हो गया। यहां पर x पोजीशन, स्थिति जो है वस्तु की वो नियत है। देखिए वस्तु की जो भी स्थिति थी x0 वो बदल ही नहीं रही है। इसका मतलब वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। और वैसे भी आपको समझ में आता है कि अगर इसका ढाल अगर आप देखेंगे तो ढाल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, तो tan थीटा, tan 0 बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ढाल 0 हो गया, क्योंकि ये वाली जो रेखा है ये समय अक्ष के क्या है? पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, और इसलिए वेग बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। वैसे भी हम समझ रहे हैं कि वस्तु की स्थिति हमेशा x0 ही बनी हुई है। स्थिति में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम में रहती है। ये देखिए यहाँ पे स्थिति समय का जो ग्राफ है वो सीधी रेखा है, और सीधी रेखा की ढाल क्या होती? नियत। तो यदि ढाल नियत है तो वेग नियत होगा। और यहाँ पे ढाल ने जो वैल्यू देखी, यहाँ पे ढाल की जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो कितनी है? tan थीटा। अगर आप tan थीटा को देखेंगे तो वो धनात्मक आ जाएगी, क्योंकि थीटा क्या है? न्यून कोण है और वो एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा में न्यून कोण है, इसलिए ढाल बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। और टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग को, इसलिए वेग भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और वेग क्या है, नियत है। यदि वेग नियत है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो हम इस ग्राफ से त्वरण की भी जानकारी ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन था ग्राफ, इसलिए वेग नियत हुआ। और यहां पर देखिए पोजीशन लगातार बढ़ रही है, पोजीशन लगातार बढ़ रही है। कौन सी दिशा में बढ़ रही है, धनात्मक दिशा में, इसलिए विस्थापन भी धनात्मक हुआ। यदि विस्थापन धनात्मक है तो वेग भी धनात्मक हुआ। और वेग कांस्टेंट है, इसलिए त्वरण क्या हो गया, 0। अगला ग्राफ देखिए यहां पर एक्सटी ग्राफ। अगर आप यहां पे ढाल देखते हैं तो ढाल के लिए जब आप कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो कोण हमने यहां पे क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, दक्षिणावर्त दिशा में लिया है, इसलिए कोण का मान ऋणात्मक आया। कोण का मान ऋणात्मक मतलब ढाल ऋणात्मक, ढाल ऋणात्मक मतलब वेग ऋणात्मक, क्योंकि यहां पे ढाल क्या रिप्रेजेंट करती है, वेग को। और देखिए स्ट्रेट लाइन है तो ढाल नियत है, और ढाल नियत है तो वेग नियत है। याद रखें, नियत होना और धनात्मक या ऋणात्मक होना अलग बात है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। वेग नियत होना और वेग ऋणात्मक होना अलग अलग बात है। यहां पर वेग नियत होना और वेग का धनात्मक होना अलग अलग बात है। और वेग नियत है, इसीलिए त्वरण क्या है, शून्य। और वेग यहां पे ऋणात्मक को ऐसे भी समझिए कि देखिए वस्तु की स्थिति पहले ये थी, और धीरे धीरे वस्तु देखिए अपनी स्थिति को क्या करता जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ये कौन सी दिशा है, ऋणात्मक है, इसलिए विस्थापन की दिशा क्या होगी, ऋणात्मक। विस्थापन की दिशा ऋणात्मक, वेग भी ऋणात्मक। अगला ग्राफ हम समझते हैं, और ये ग्राफ हमें यहां पर परवलयाकार दे रखा है। ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। यदि ग्राफ यहां पर लिख भी देता हूं मैं, ये ग्राफ जो है ये परवलयाकार ग्राफ है, परवलयाकार वक्र, ठीक है। अगर आप परवलयाकार वक्र को समझते हैं और परवलयाकार वक्र के बारे में अगर आप समझें, वाई एक्स और इस तरीके का ग्राफ जो होता है, फिलहाल ये इस तरफ नहीं है, ये इतना सा ही हिस्सा है। तो अगर आप इसका इक्वेशन देखते हैं तो क्या होती है, y समानुपाती होता है एक्स स्क्वायर के। हमने पढ़ा है ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में। और इसको अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाता है के एक्स स्क्वायर। जस्ट आपको मैं परवलयाकार की इक्वेशन बता रहा हूं। उसी प्रकार से अगर आप यहां का ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर के टी स्क्वायर। ऐसा हमने ग्राफ बनाया। अगर आप यहां से वेग निकालते हैं तो वेग क्या हो जाता है, dx बाई डी टी। तो देखिए dx बाई डी टी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2kt। और अगर हम यहां से त्वरण को निकालना चाहें तो त्वरण हो जाएगा dv बाई डी टी। और देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k। 2k का मतलब क्या हो गया, नियत। तो ध्यान दीजिए, x और t का जो ग्राफ है यदि वो परवलयाकार हुआ तो समीकरण ये बनेगी, और समीकरण ये बनेगी तो आप क्या कहेंगे कि त्वरण नियत होगा। तो हम क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि यदि xt ग्राफ परवलयाकार हुआ तो त्वरण नियत होगा, या त्वरण नियत है तो ग्राफ परवलयाकार होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमने यहां पर पढ़ा, यदि त्वरण नियत है तो वक्र परवलयाकार होगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसी बात को हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि यदि xt ग्राफ परवलयाकार है तो त्वरण जो है वो क्या होगी, नियत। अब हमने यहां पर त्वरण को समझा, वेग के बारे में भी देखिए समय बढ़ता जाएगा तो वेग भी बढ़ता जाएगा। यहां पर क्या देख रहे हैं हम, वेग समानुपाती हो गया समय के। और अगर आप यहाँ पे वेग समय का ग्राफ भी बनाएंगे तो वेग समय का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए वेग की पावर क्या है 1 और t की भी पावर क्या है 1। और अगर y बराबर mx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि वेग का समय के सापेक्ष ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। खैर, अब हम यहाँ पे वेग की चर्चा करते हैं तो हमने कहा कि समय के साथ में वेग बढ़ेगा यहाँ पर। और हमने क्या देखा, यहाँ पे त्वरण क्या होगा, नियत होगा। और चूंकि वेग बढ़ रहा है, और वेग कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे वेग यहाँ पर क्या होगा, वेग को अगर आप समझते हैं तो वेग यहाँ पर ढाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ढाल वेग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ढाल धनात्मक है,
यदि ढाल धनात्मक है तो वेग भी धनात्मक हुआ, और वेग धनात्मक है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग की दिशा और त्वरण की दिशा क्या होगी? समान होगी। यदि वेग का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेग की और त्वरण की दिशा समान होनी चाहिए। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। इसका मतलब वेग की दिशा धनात्मक है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा? धनात्मक, और त्वरण क्या होगा? नियत। तो हमने यहाँ पर त्वरण और वेग को इस ग्राफ से समझने की कोशिश करी। एक्सटी ग्राफ से हमने वेग की और त्वरण की भी चर्चा करी। देखिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार का दूसरा ग्राफ भी हम लोग यहीं पर देखते हैं। ये भी हमारा परवलयाकार ग्राफ ही यहाँ पर है, और इसमें अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी। देखिए एक्सटी का ग्राफ है और ढाल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ढाल जो है वो धनात्मक है। तो ढाल धनात्मक होने का मतलब वेग धनात्मक है। ढाल धनात्मक है, वेग धनात्मक होगा, पर ढाल का मान कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि थीटा भी कम होता जा रहा है। तो ढाल का मान कम हो रहा है, इसलिए ढाल मतलब वेग, वेग का मान भी कम हो रहा है। वेग धनात्मक तो है पर वेग का मान कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेग का मान पहले +10 था, फिर +8 रह गया, फिर +6 रह गया, फिर +4 है, पर है तो वेग धनात्मक, पर मान क्या होता जा रहा है? कम। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए पैराबोलिक वक्र है। यहाँ पर आप जैसे ऊपर लिखा वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, परवलयाकार वक्र है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक्सटी का ग्राफ परवलयाकार होगा तो त्वरण क्या होगा? नियत। हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया था। बस इस ग्राफ में क्या होगा? यहाँ पर y समानुपातिता धनात्मक के x² के, और ये ग्राफ अगर आप देखें तो ये ग्राफ इस वाले ग्राफ का हिस्सा है, इस वाले ग्राफ का। और ये ग्राफ कैसा होता है? तो ये ग्राफ को हम लोग बोलते हैं y समानुपाती -x² के। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वही वाला ग्राफ है। देखिए ये वाला ग्राफ, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये वाला ग्राफ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ की शिफ्टिंग हो गई, पर ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। याद रखें हम यहाँ पे ग्राफ के नेचर को स्टडी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सर ग्राफ तो यहाँ नीचे था, यहाँ पे ऊपर है। नेचर सेम है। तो ये ग्राफ उस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर अब यहाँ पे हमने देखा कि त्वरण नियत है और वेग क्या है? धनात्मक है, पर वेग का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इससे हम क्या कहेंगे कि यदि वेग का मान कम हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि वेग और त्वरण की दिशा क्या होगी? विपरीत। तो वेग धनात्मक होगा तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। एक्सटी ग्राफ हमें दे रखा है और ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, और हमसे कहा गया है कि t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड और t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग बताओ। तो एक्सटी ग्राफ की ढाल हमें क्या देगी? वेग देगी। तो देखिए 1 सेकंड का मतलब यहाँ पे होगा समवेयर, t बराबर 3 सेकंड मिड पॉइंट पर यहाँ पे होगा, और t बराबर 5 सेकंड यहाँ पर होगा। ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो देखिए हमें यहाँ पर वेग मतलब ढाल निकालनी है, तो इस बिंदु पर ढाल वही होगी जो इसकी ढाल है। ठीक है, तो हम यहीं पर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। v1 देखिए इसकी ढाल निकालनी है, और इसकी ढाल मतलब देखिए ये कितना है? 10 और ये कितना है? 2, तो 10/2। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं +5 मीटर पर सेकेंड v1। देखिए यहाँ पे स्लोप ही तो लेना है। स्लोप कितना हो गया? 10 और ये क्या हो गया? 2। अगर आप v3 पर निकालना चाहेंगे वैल्यू, तो देखिए v3 मीन्स हमें इस जगह पे निकालना है, और यहाँ पर तो स्लोप अगर आप या ढाल यहाँ पर देख रहे हैं तो इस जगह पे ढाल क्या होगी? 0, इसलिए आपने 0 लिख दिया। अगर आप v5 पर बात करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ की ढाल जब आप लिखेंगे v5 पर, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ढाल ऋणात्मक होगी। ये अंतर कितना है? 10, ये अंतर कितना है? 2, 4 से 6 कितना हो गया? 2। तो क्या लिखेंगे? 10/2, और ढाल कैसी है? ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर कोण कैसा बन रहा होगा? कोण अगर आप बनाएंगे टाइम एक्सिस के साथ में तो कौन सी दिशा में बनेगा? ऋणात्मक दिशा में बनेगा। इसलिए हम लोग v5 पर अगर वेग लिखते हैं तो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन बताइए। तो जब हमें यहाँ पर x और t का ग्राफ दे रखा है और हमसे यहाँ पर
कुल विस्थापन पूछा है तो कुल विस्थापन के लिए हम सिर्फ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर आपको कुल विस्थापन बताता हूं। तो कुल विस्थापन अगर आप लिखेंगे तो अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी x10 और प्रारंभिक स्थिति क्या है x0। तो x10 पर अगर आप स्थिति देखेंगे तो x10 की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि देखिए ग्राफ वापस यहीं आ गया है और यहां पर वैल्यू क्या है स्थिति की 0। तो 0 माइनस 0 तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। पर जब आप कुल दूरी की बात करते हैं तो कुल दूरी में हम जानते हैं कि हमें पथ की कुल लंबाई निकालनी होगी। तो चलिए इस ग्राफ को समझते हैं। चूंकि xt ग्राफ है तो हमें वस्तु की स्थिति दे रहा है। तो जब 0 से 2 सेकंड की बात करेंगे तो 0 से 2 सेकंड में वस्तु की स्थिति 0 से 10 हो गई, मतलब वस्तु इस तरफ चली होगी 0 से 2 सेकंड। 2 से 4 सेकंड तक वस्तु की स्थिति यहीं रही, 10 पर ही रही। फिर 4 से लेकर 6 तक वापस वस्तु की स्थिति 10 से 0 हो गई, ये देखिए 10 से 0 हो गई। फिर 6 से लेकर 8 तक वस्तु की स्थिति 0 से -10 तक गई, तो यहां पर गई होगी। और 8 से लेकर 10 तक अगले 2 सेकंड में वापस -10 से 0 आ गई। और आप इस पथ की लंबाई देखते हैं तो पथ की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 40। देखिए हमें कुल पथ की लंबाई चाहिए थी 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर। डेफिनेटली यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ हमें एनालिसिस करना है और ये एनालिसिस हमने यहां पे कर लिया। अब अगली बात हमसे पूछा गया औसत वेग चाहिए। औसत वेग क्या होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन हमने कितना निकाला 0, तो 0 बटा कुल समय कितना है 10 सेकेंड, इसलिए औसत वेग का मान भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि विस्थापन ही क्या है 0। जब आप औसत चाल की बात करोगे तो क्या लिखेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना आ गया 40 मीटर और कुल समय कितना है 10 सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जवाब आ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। एक कण मूल बिंदु से विराम से गति आरंभ करता है। मूल बिंदु से, इसका मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है 0 और उसका प्रारंभिक वेग भी क्या है 0, क्योंकि विराम से गति आरंभ करता है। इसका त्वरण समय वक्र दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें इसका xt वक्र बनाना है। हमसे स्थिति समय का ग्राफ पूछा है पर हम साथ में यहां पर वेग समय का वक्र भी बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए 0 से 1 सेकंड तक त्वरण नियत है। सबसे पहले हम वेग समय ग्राफ यहां पर बनाते हैं। यह सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए है। वेग समय ग्राफ हम डायरेक्टली xt ग्राफ भी बना सकते हैं पर साथ में वेग समय ग्राफ भी बना लेते हैं। तो त्वरण समय के ग्राफ से पहले हम वेग समय ग्राफ सीखते हैं और फिर हम उससे xt ग्राफ भी सीखेंगे। तो देखिए t बराबर 0 से 1 सेकंड तक त्वरण का मान कितना है 10 है। तो अगर आप वेग समय ग्राफ में जाएंगे तो वहां पे त्वरण का मतलब हो जाता है ढाल। तो यहां पे ढाल जो है वो है 10। कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 सेकंड तक। तो 0 से लेकर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड। तो 0 से 1 सेकंड तक ढाल जो है वो 10 होनी चाहिए। ये देखिए ढाल कैसी है, धनात्मक है और +10 है। फिर त्वरण 0 हो गया, इसलिए यहां पर ढाल भी क्या हो गई 0 और वेग क्या हो जाएगा नियत। फिर देखिए ढाल क्या हो गई ऋणात्मक। अगर ढाल ऋणात्मक हो जाएगी और नियत है, इसलिए यहां पर स्ट्रेट लाइन वक्र इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखिए t बराबर 3 सेकंड तक, ये t बराबर 3 सेकंड तक हमने वक्र बना लिया, राइट। और अगर आप यहां पे वैल्यू भी लिखना चाहें वेग समय ग्राफ की, तो यहां का जो क्षेत्रफल है वो वेग में परिवर्तन देगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10, प्रारंभिक वेग क्या है 0। तो ये जो वाली ये वैल्यू जो आप निकालेंगे ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड में। यहां से यहां तक हमारा वेग नियत है इसलिए 10 ही रहेगा। और फिर 2 से 3 तक क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया है वो नेगेटिव है, इसलिए वेग में परिवर्तन भी नेगेटिव होगा और इसका एरिया निकालोगे तो -10 आएगा, इसलिए वापस वेग क्या हो जाएगा 0। तो देखिए हमने वेग समय ग्राफ भी यहां पर बना लिया। अब हमें क्या करना है, xt वक्र बनाना है, जो कि हमसे प्रश्न में एक्चुअली में पूछा था। हमने पढ़ा है कि यदि त्वरण नियत होगा तो xt वक्र कैसा होगा, परवलयाकार होगा। और उसी ग्राफ को यदि हम यहाँ पे बनाते हैं
तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, परवलयाकार इस तरीके से पहले, क्योंकि यहां पर त्वरण क्या है, धनात्मक है, तो वेग क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसलिए एक्सटी वक्र की ढाल भी लगातार बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है यहां पर। फिर यहां पर देखिए ये हमने 1 सेकंड तक की बात किया, फिर आगे बढ़ते हैं, त्वरण यहां पे 0 हो गया तो वेग नियत हो गया, वेग नियत हो गया तो एक्सटी ग्राफ की ढाल भी नियत हो जानी चाहिए। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो ढाल है वो कैसी हो जानी चाहिए, नियत, मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। फिर आगे देखते हैं, त्वरण नियत तो है पर ऋणात्मक है, इसलिए पैराबोलिक जो परवलयाकार है उसका जो डायरेक्शन ऑफ टर्निंग है वो बदल जाएगा। और यहां पे देखिए वेग भी ऋणात्मक है, सॉरी वेग धनात्मक है, परंतु वेग का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट। देखिए वेग क्या है, डेफिनेटली धनात्मक है, ये देखिए वेग यहां पर 10 से 0 ही रहेगा, तो वेग तो धनात्मक है पर वेग का मान कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सटी वक्र की ढाल तो धनात्मक रहेगी पर कम होती जाएगी, इसलिए ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वेग 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर ढाल भी क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से ये भी पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन और फिर पैराबोला, परवलयाकार सीधी रेखा, परवलयाकार, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया। और अगर हम यहां पर वैल्यू भी निकालना चाहें तो हम इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। देखिए वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वेग समय के ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो हमें विस्थापन देता है। अगर आप यहाँ का विस्थापन निकालते हैं तो यहाँ का विस्थापन मतलब क्षेत्रफल 0 से 1 सेकंड तक का, तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रारंभिक स्थिति क्या आ जाएगी, 5 मीटर, क्योंकि t बराबर 1 सेकंड पर हमारी स्थिति क्या आने वाली है, 5 मीटर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति क्या है, 0 है। तो विस्थापन देखिए 0 से 5 मीटर का विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। फिर हम यहाँ का अगर एरिया निकालते हैं तो ये 1 × 10 कितना हो जाएगा, विस्थापन हो गया 10, यहां पर स्थिति थी 5, तो अगली स्थिति हो जाएगी 15, क्योंकि हमें विस्थापन 10 मीटर रखना है। अगर यहां पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल भी आ जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये 1 ये 10, हाफ बेस इनटू हाइट, 5 मीटर। तो 5 मीटर का विस्थापन, तो यदि यहां पर स्थिति 15 है तो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहां पे स्थितियां भी बनाई। एक कण की स्थिति x बराबर 4t - t² के अनुसार परिवर्तित होती है तो निम्न का मान बताएं। औसत वेग और औसत चाल हमें बतानी। ध्यान दीजिए, जब हम औसत वेग निकालते हैं तो कुल विस्थापन बटा कुल समय करना होगा, और औसत चाल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। हम अभी सभी प्रश्नों को वेग समय के ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वेग समय ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। स्थिति हमें दे रखी है, तो यदि मैं यहाँ पे वेग निकालूंगा तो dx/dt हो जाएगा, और उसको मैं सॉल्व करता हूं तो 4 - 2t हो जाएगा, और मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहाँ पर एक और जानकारी प्रश्न में दे रखी है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिए कि हमें t बराबर 0 से 3 सेकंड तक ही ग्राफ को डिस्कस करना है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 सेकंड तक का। तो देखिए 0 से लेकर 3 सेकंड तक हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये t और ये हमने वेग बना लिया, और ये 3 सेकंड हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 सेकंड और ये हो गया 2 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 4 - 2t का यदि मैं ग्राफ बनाता हूं तो t बराबर 0 पर वेग की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो वेग की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि t बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। यदि मैं t बराबर 1 रखता हूं तो वैल्यू आ जाती है 2, और t बराबर 2 रखता हूं तो वैल्यू आ जाती है 0। तो t बराबर 2 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और वैसे भी आप सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वेग का समय के सापेक्ष जो ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे v की पावर 1 t की पावर 1, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर देना चाहिए। ये हमारा ग्राफ हो गया। और अगर आप t बराबर 3 सेकंड पर वैल्यू देखते हैं तो t बराबर 3 सेकंड पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगी -2। तो हमारा ग्राफ बन गया है। अब हमें यहाँ पे औसत वेग चाहिए, तो औसत वेग कैसे निकालते हैं हम लोग,
औसत वेग फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं, एवरेज। तो हमें करना होगा कुल विस्थापन। विस्थापन मतलब ये एरिया हम निकालेंगे A1 और ये वाला एरिया भी हम लोग निकालेंगे और विथ साइन वैल्यू रखेंगे। तो अगर आप इस एरिया की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये आ जाएगी 4 मीटर। हम यहाँ पे सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, परिमाण को लिख रहे हैं। इसका भी सिर्फ मैं यहाँ पे परिमाण लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो इसको अगर आप लिखते हैं तो ये आ जाता 1 मीटर, राइट। तो जब हम औसत वेग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन, और विस्थापन में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा 4 - 1, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो 4 - 1 और कुल समय कितना हो गया, 3। तो अगर आप वेग निकालते हैं तो वेग का वैल्यू आ जाता 1 मीटर पर सेकेंड। और यदि आप औसत चाल निकालते हैं, अगर हम औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल में हमें जब दूरी निकालना होगा तो हम दोनों क्षेत्रफल के परिमाण को लेंगे। तो 4 + 1 और कुल समय कितना हो जाएगा, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाता है 5/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात और जरूर लिख लें कि ये जो प्रश्न है ये t = 0 से 3 सेकेंड तक हमें सॉल्व करना है। एक कण का वेग स्थिति वक्र निम्न है। ये हमारे पास में वेग और स्थिति का ग्राफ दे रखा है और x = 3 मीटर पर हमें त्वरण चाहिए। ध्यान से देखिए, इस बार ग्राफ हमारा वेग और स्थिति के बीच में है और हमें त्वरण चाहिए, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को यूज करें, v dv/dx को। अगर हम यहाँ पर त्वरण के लिए फॉर्मूला यूज करें dv/dt तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें समय की जानकारी नहीं है। इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, v dv/dx। तो हमें यहाँ पर दो जानकारी निकालनी होगी ग्राफ से, एक तो वेग का मान, एक dv/dx का मान। और dv/dx यहाँ पर वेग स्थिति ग्राफ की ढाल होगी और हमें ये सारी जानकारी कलेक्ट करनी है x = 3 पर। तो देखिए x = 3 यहाँ पर होगा मिड पॉइंट पर, ये देखिए डॉट हमने बनाया, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू भी हम कितना कहेंगे, 15 कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप वेग का मान निकालें तो वेग का मान तो आ जाएगा 15 मीटर। और अगर आप ढाल निकालते हैं यहाँ पर तो इस बिंदु पर ढाल वही होगी जो यहाँ पर होगी पूरी स्ट्रेट लाइन के दौरान। तो इस वाली वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 10 और ये वाली वैल्यू कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पर अगर आप ढाल देखते हैं तो Δy/Δx। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ΔV/Δx। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता 5। ओके, और अगर आप मात्रक भी सोचें तो dv का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, और x का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 5 प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये देखिए 5 कैसे आया, 10/2। तो हमने वेग निकाल लिया और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन जो कि dv/dx है उसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वेग की जगह पे क्या आ जाएगा 15 मीटर और dv/dx की जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेग। और dv/dx को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जगह 5 पर सेकेंड और इसका वैल्यू आने वाला है 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं गुरुत्व के अधीन गति। फिलहाल हम एक विमी गति की चर्चा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु की गति का आकलन करेंगे। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु को प्रदान त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो जब भी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकते हैं और वस्तु हवा में होती है तो उस पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर एक गुरुत्वीय त्वरण आरोपित होता है और उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जिसको हम अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 980। कई बार हमें प्रश्नों में फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में भी बोला जाता है, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये हमारे स्मॉल जी की वैल्यूज आ गई। वायु की अनुपस्थिति में
सभी आकार एवं भार की वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण से गति करती हैं। देखिए, हम जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर वायुमंडल में वायु तो होगी, पर हम उस वायु के प्रभाव को नगण्य मानकर बात करेंगे। यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति कहने का मतलब यही हो गया कि यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करें वैक्यूम में जहां पे हवा नहीं है और वहां पर हम दो वस्तुओं को किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिराएं, चाहे वो एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए, तो दोनों किसी निश्चित ऊंचाई से अगर साथ में गिराए गए तो जमीन पर साथ में पहुंचेंगे। परंतु हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि अगर एक कागज के टुकड़े को और एक पत्थर को अगर आप हवा में गिराते हो या किसी ऊंचाई से गिराते हो तो हवा के प्रभाव के कारण कागज का टुकड़ा हवा में तैरते हुए नीचे की ओर आता है और पत्थर जो है वो जल्दी से आ जाता है। परंतु यदि हवा के प्रभाव को नगण्य कर दिया जाए तो फिर दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g नीचे की ओर कार्य करेगा और दोनों पर समान प्रभाव के कारण दोनों साथ में ही नीचे आएंगे। हम वैसे भी जानते हैं कि जब हम s = ut + ½ at² का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें कहीं पर भी द्रव्यमान का रोल नहीं आता। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े तो वहां पे भी हमने कभी भी वस्तु के आकार एवं उसके भार या उसके द्रव्यमान के कारण वस्तुओं में कभी भी फर्क नहीं किया। हमने सभी के लिए एक ही इक्वेशन यूज किया, s = ut + ½ at²। वहां पर कभी भी आकार एवं भार की चर्चा नहीं हुई। ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो हम वस्तुओं की ऊंचाई यहाँ पर लेंगे जिनसे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में रेडियस ऑफ अर्थ है, उसकी तुलना में बहुत कम होगी। रेडियस ऑफ अर्थ जो है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। पर हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें गतिकी का अध्ययन करते समय हम वस्तु की जो ऊंचाई लेते हैं जमीन से वो हार्डली 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर तक लेते हैं, जो कि 6400 किलोमीटर की तुलना में क्या है, बहुत कम है। तो फिर एक प्रश्न आ जाता है कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के समकक्ष हो जाए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एक नया चैप्टर है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो सब चर्चाएं गुरुत्वाकर्षण में होगी। अभी सिर्फ हम ये वाले केसेस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले, जहां पे वस्तु की ऊंचाई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है, और उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण। वो किसका प्रभाव है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, और सही शब्दों में कहें तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। देखिए, हम पहले सबसे पहला केस लेते हैं। हमारे पास में एक वस्तु है और हम इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक तरह से 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, एक विमी गति ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो देखिए, बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया और उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात नोट कर लेते हैं कि कौन सी दिशा को धनात्मक मानना है और कौन सी दिशा को ऋणात्मक मानना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह हमारा चयन है, हमारी जो कन्वीनियंस होगी, जो हमारी सुविधा होगी, उसके अनुसार हम काम करेंगे। अभी हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। ठीक है। तो देखिए, जब वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो किसी निश्चित ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जा रही है तो अभी हमने बात किया था कि उस पर हवा में गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर। तो जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो वो डेफिनेटली मंदन उत्पन्न होगा और धीरे धीरे वस्तु की जो चाल है कम होती जाएगी और एक ऐसा बिंदु आएगा जब वस्तु की जो चाल है वो शून्य हो जाएगी। उसी को हम अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। और उसके बाद में पुनः वस्तु जो है उसी रास्ते पर, उसी पथ पर जमीन की ओर लौट आएगी। हम यहाँ पे बात करते हैं गति के समीकरण की। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जो त्वरण यूज कर रहे हैं वो है गुरुत्वीय त्वरण, और उसकी दिशा हमेशा नियत है नीचे की ओर, और उसका मान भी नियत है।
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए यहां पर गति की समीकरणें जो हमने पढ़ी थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा त्वरण क्या है, यहाँ पर नियत है। तो गति के समीकरण, प्रारंभिक स्थिति को मूल बिंदु मानते हुए, इसको हमने मूल बिंदु माना है, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा को हमने धनात्मक माना है। तो देखिए त्वरण का मान क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इसलिए हम जी के साथ में यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं। और हम यहाँ पे समीकरणों को समझते हैं। पहली समीकरण देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो जब v बराबर u प्लस ए टी लिख रहे हैं तो v और u और a की जगह पे हमने क्या लिख दिया, माइनस जी। वैसे ही हम यहां पे जब लिखते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह पे हमने किसी पोजीशन का हाइट लिया, मान लीजिए हम इस पोजीशन तक विस्थापन देखते हैं तो कितना आ जाएगा, h ऊपर की ओर इसलिए धनात्मक, यू टी प्रारंभिक वेग ऊपर इसलिए पॉजिटिव, t तो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस हाफ a की जगह पे क्या आ गया, माइनस जी, और टी स्क्वायर हो गया। वैसे अगर आप देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां पे भी a की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जी, और s की जगह पे क्या लिख देंगे, h। वैसे अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें, s nth nवें सेकंड में चला गया विस्थापन, तो उसको लिखेंगे u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। तो हमने क्या किया है, जहां जहां पर a था वहां पे माइनस जी यूज कर लिया, और हमारे पास में ये समीकरणें बन गई। ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं। महत्तम ऊंचाई पर हमने देखा, महत्तम ऊंचाई मतलब इस जगह पर वस्तु का वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक क्षण के लिए वस्तु का वेग शून्य हो जाता है और पुनः वह अपनी दिशा को बदल लेती है। तो महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या हो गया, शून्य। और अगर हम उस महत्तम वेग पर पहुंचने का समय निकालना चाहें तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, v बराबर u माइनस जी टी, अभी लिखा हमने। महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य, और इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, और u बराबर कितना हो जाएगा, जी टी, और यहां से t निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, u बाई जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। t क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाने में वस्तु को लगा समय, और उसकी वैल्यू कितना हो गया, u बाई जी। u क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग, तथा महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना आ गया हमारे पास में, दैट इज u बाई जी हमने निकाला। ठीक है, और ध्यान दीजिए, वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर हम ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय कुल जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 2t, और वो कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे वस्तु का हवा में कुल यात्रा के दौरान लगा समय, ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का। और u बाई जी कौन सा है, सिर्फ ऊपर जाने का समय। हम यहाँ पर इस हाइट को जो हमने देखा था, महत्तम ऊंचाई को इस u के टर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये हमारी हाइट है h। अगर आप देखें तो v की जगह पे क्या लिख देंगे, 0, और ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ से देखिए 2gh बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। t बराबर u बाई जी, उड्डयन काल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कुल उड्डयन काल कितना हो गया, कैपिटल T बराबर 2u बाई जी, और अधिकतम ऊंचाई, वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, यू स्क्वायर बाई 2g। इन फॉर्मूले को हम जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो हम इन फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गुरुत्व के अधीन गति के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको हम नोट भी करेंगे और इनको ध्यान भी रखेंगे। गुरुत्व के अधीन गति के दौरान कण उसी चाल से धरातल पर वापस लौटता है जिस चाल से उसे प्रक्षेपित किया जाता है। इस बात को समझिए, अगर हमने ये देखिए ऊपर जाते समय और ये नीचे आते समय, तो मान लीजिए वस्तु को आपने u वेग से फेंका, तो जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो उसके वेग का परिमाण भी सेम होगा। तो जितने वेग से फेंका था उतने ही वेग के परिमाण से वो लौट कर आएगी, वेग की दिशा बदल जाएगी, परंतु चाल क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी उसी बिंदु पर।
तो हम क्या कह रहे हैं कि हम जिस चाल से वस्तु को फेंकते हैं उसी चाल से वस्तु पुनः लौट कर आ जाती है। तो चाल समान रहेगी पर वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि वेग में हम दिशा को भी काउंट करते हैं। कण की ऊपर की ओर गति तथा नीचे की ओर गति दोनों ही समय किसी निश्चित बिंदु पर कण की चाल समान होती है। हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किसी निश्चित बिंदु पर कोई बिंदु ले लीजिए, ये देखिए ऊपर जाते समय का और ये नीचे आते समय का, तो हमारा ये कॉमन बिंदु हो गया ए। और हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे वेग जाते समय v था तो यहाँ पर भी आते समय भी वेग क्या होगा, v ही होगा। वेग का परिमाण v ही होगा, दिशा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम क्या कहें कि बिंदु a पर जो कि कहीं मध्यवर्ती बिंदु है उस पर जाते समय ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर चाल v थी तो जब लौटते हुए भी अगर हम चाल देखेंगे तो उसका मान क्या होगा, v। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये ग्राफ हमारा जो है, जब वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका और वस्तु वापस पुनः लौट कर आ गई तो उसका ग्राफ है। तो आप जानते हैं ये समय कितना था, u/g, यहाँ से यहाँ तक का, और जब यहाँ पर वापस वस्तु पहुंची थी तो कुल समय कितना हो गया था, 2u/g। ठीक है, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग कहाँ था, ऊपर की ओर, उसका वैल्यू कितना था, u। हम जानते हैं हाईएस्ट बिंदु पर वेग क्या था, 0। हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए वेग और समय के मध्य में ग्राफ बनाते हैं। पूरी यात्रा का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, हम अगर यहाँ पर वेग का समीकरण लिखते हैं तो वेग v बराबर u प्लस at लिखेंगे किसी भी समय पर। आप ध्यान दीजिए, वेग को हम y अक्ष पे दर्शा रहे हैं और t को हम x अक्ष पे दर्शा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो y बराबर mx प्लस c। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसकी जो ढाल है वो कैसी होगी, ऋणात्मक, और उसका जो अंतःखंड होगा, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो अंतःखंड क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल जो कि क्या है, -g। अगर आप इसकी ढाल अगर पूछे आपसे कोई तो क्या बोलेंगे, -g। और अंतःखंड मतलब y अक्ष पर कहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करेगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना है, u। हमने ये ग्राफ बना लिया। और ये ग्राफ कब तक के लिए बनेगा, तो ये ग्राफ बनेगा कुल समय 2u/g के लिए। 2u/g तक के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अगर आप वैल्यू भी देखना चाहें, अंतिम वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए -g और t की जगह पे क्या लिखेंगे, 2u/g। अगर आप रखते हैं तो देखिए ये वैल्यू आने वाली -u। -u क्या दिखा रहा है कि आप जिस चाल से गए थे उसी चाल से लौटे हैं, सिर्फ दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जब यहाँ पे पुनः लौट कर आता है तो उसका वेग का मान क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। ये कब, 2u/g। और u/g पर भी अगर आप नोटिस करते हैं तो u/g पर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। और देखिए, तो ये हम यहाँ पे पॉइंट्स t बराबर 0 पर, t बराबर u/g पर, t बराबर 2u/g पर भी हमने वैल्यू भी चेक किया और हमने यहाँ पर ग्राफ को स्टडी भी किया कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और इंटरसेप्ट अंतःखंड कितना था, u था। हम अब वेग और समय के ग्राफ के साथ में यहाँ पे चाल और समय का ग्राफ भी बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, चाल का जब ग्राफ बनाएंगे तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो क्या करें, तो हम वेग के परिमाण का समय के साथ में ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि चाल क्या है, किसी क्षण वेग का परिमाण है। तो वेग का परिमाण भी हमेशा धनात्मक होगा। तो ये जो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है इसकी मिरर इमेज ऊपर की ओर बना दीजिए। तो अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये देखिए ऊपर की ओर इस तरीके से चला जाएगा। तो जब हम चाल और समय का ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला पार्ट जो नीचे की ओर ऋणात्मक है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की ओर धनात्मक हो जाएगा और ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जब आप चाल और समय का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, और ये ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। इसको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे वेग समय, चाल समय के साथ में अब हम ग्राफ बनाते हैं विस्थापन और समय का, और फिर ग्राफ बनाएंगे दूरी और समय का।
तो विस्थापन और समय का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहाँ पे नोटिस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए माइनस जी बाई टू आ जाएगा, यू टी प्लस माइनस जी बाई टू, क्योंकि एक ही जगह पे हमने क्या रख दिया, माइनस जी। तो गौर से देखिए यहाँ पे जब आप विस्थापन का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आने के कारण उसका नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा, और माइनस जी होने के कारण उसको अगर आप उसका नेचर समझना चाहें तो ये अगर आप y अक्ष बनाएं, ये अगर आप x अक्ष बनाएं तो उसका नेचर कुछ इस तरीके से होगा। हम सिर्फ नेचर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ बनेगा वो हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे, पर हमने इतना प्रिडिक्शन किया। बेसिकली किसका ग्राफ बन गया, तो आप देखें इसको आप y कहें और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या लिखे, माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पर हम यहाँ पर इसके जैसा ग्राफ यहाँ पर देखने की बात कर रहे हैं। ये देखिए y अक्ष और यहाँ पे t की जगह पे हमने क्या लिखा, x का स्क्वायर माइनस था, इसलिए परवलयाकार ग्राफ होगा। और ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ नेचर की बात करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं गुजरा, ये यहाँ से क्यों नहीं गुजरा, दाईं तरफ क्यों नहीं गया, बाईं तरफ क्यों नहीं गया। हमें सिर्फ ये समझ में आया कि ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। चलिए उस ग्राफ के नेचर को समझते हैं। ये देखिए ये ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। अब बात यह आ जाती है कि ग्राफ के कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे बहुत इजीली जस्टिफाई या उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। किस तरीके से पहचान करेंगे, आप समझिए, जब वस्तु को हमने जमीन से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया तो t बराबर 0 पर वस्तु जमीन पर थी, उस समय उसका विस्थापन क्या था, 0। तो t बराबर 0 पर वस्तु का विस्थापन क्या था, 0। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से। और हमने देखा उसका नेचर ऐसा होगा, तो ग्राफ का नेचर ऐसा होना है। ये हमने यहां से देखा, ये पैराबोला की इक्वेशन है, परवलयाकार की समीकरण से हमने थोड़ा सा प्रिडिक्शन किया इस तरीके से। आप आगे देखिए, यहां पर वस्तु की पहले ऊंचाई बढ़ती है और अधिकतम ऊंचाई कब आती है, u बाई जी पर। तो देखिए u बाई जी पर वस्तु ने अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करी और उसके बाद में क्या हुआ, वस्तु पुनः नीचे की ओर लौटने लगी। और कब पुनः लौट के आ गई, 2u बाई जी पर। तो देखिए 2u बाई जी पर वस्तु पुनः लौट कर आ गई। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पहले आइडेंटिफाई किए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास में बहुत ऑप्शन थे, इनको मैं इस तरीके से सीधा भी मिला सकता था, ऐसे भी मिला सकता था और इस तरीके से भी मिला सकता था। तो ये हमने कहाँ से पता किया, ये हमने इस पैराबोला के नेचर से पता किया, इस वक्र के प्रकृति से हमने पता किया कि ये जो नेचर है वो इस तरीके से होगा। ये हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अब हम अगला ग्राफ बनाने जा रहे हैं दूरी और समय का। वापस हम यहाँ पे जब दूरी की बात करते हैं तो हमें पता है विस्थापन का मान घट सकता है, परंतु एक मूविंग बॉडी के लिए दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती। तो आप सोचिए, यहां पे देखिए विस्थापन बढ़ रहा था तो दूरी भी बढ़ रही होगी डेफिनेटली, पर यहां पर पुनः वस्तु लौटने लगी तो विस्थापन कम होने लगा, क्योंकि पुनः वस्तु कहां पर लौटने लगी, प्रारंभिक स्थिति की ओर। परंतु दूरी तो कभी भी कम नहीं हो सकती, दूरी तो हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूरी क्या, पथ की लंबाई। तो क्या करेंगे, तो यहां से गौर कीजिए, जिस जगह से विस्थापन कम होने लगा वहीं पर उस ग्राफ का क्या कर देंगे, मिरर इमेज बना देंगे। तो ये जैसा ग्राफ यहाँ था इसकी मिरर इमेज बना देंगे इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, दूरी का, समय के सापेक्ष। ये देखिए यहाँ तक सब ठीक था, उसके बाद में ये ग्राफ नीचे की ओर टिल्ट हुआ और हमने यहाँ पर इसका मिरर इमेज बना दिया। तो आप गौर कीजिए, वेग समय के ग्राफ से चाल समय का ग्राफ भी किस हेल्प से बनाया हमने, मिरर इमेज की हेल्प से। एक तरह से यहाँ पे आप मिरर को इमेजिन कीजिए और उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखिए। वैसे यहाँ पर भी हमने एक तरह से मिरर रखा, क्योंकि यहाँ पर क्या, विस्थापन कम होने लगा, पर हम जानते दूरी तो कभी कम नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आपको नोट भी करना चाहिए और अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। अगली बात करते हैं, अब हम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति का अध्ययन करते हैं। जब किसी पिंड को हम किसी ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ते हैं और हमने कहा कि उसकी प्रारंभिक जो वेग है उसको हम 0 मानकर चलते हैं, ठीक है। हम यहां पर भी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
तो देखिए हम यहाँ पे विस्थापन की समीकरण लिखते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए वस्तु नीचे की ओर आ रही है, नीचे की दिशा को हमने ऋणात्मक लिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस h लिखेंगे। प्रारंभिक वेग 0 0 हो जाएगा, एक ही जगह पे क्या लिखेंगे माइनस जी। तो माइनस h बराबर क्या हो जाएगा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। दोनों साइड में माइनस कैंसिल करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ढूंढें तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे h समानुपाती हो गया टी स्क्वायर के। क्या हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि t 2t और 3t समय अंतराल में तय की गई दूरियां का अनुपात जो होगा यहां से देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि प्रारंभिक वेग क्या हो 0। हम यहां पर इसी बात को देखिए इस जगह पर समझने की कोशिश करते हैं। ये t बराबर 0 पर बॉडी का प्रारंभिक वेग 0 है, ये t बराबर 1 सेकेंड, ये t बराबर 2 सेकेंड, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमने t बराबर 3 सेकेंड तक की बात किया। ठीक है, इसको हमने कहा h1 और यहां से यहां तक का विस्थापन को कहा h2 और यहां से यहां तक के विस्थापन को कहा हमने h3। तो अगर आप h1 निकालेंगे, यहां से देखिए गौर से देखिएगा, तो अगर आप h1 निकालेंगे तो आप लिखेंगे हाफ g, मतलब हो जाएगा g बाई टू, और t स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अगर आप h2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा g बाई टू इंटू 2 स्क्वायर। सिमिलरली h3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा g बाई टू 3 स्क्वायर। अगर g की वैल्यू को अगर आप 10 ले लेते हैं, हम वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर हम हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए g का वैल्यू 10 लेकर काम कर रहे हैं। वैसे भी हमें क्या वैल्यू लेनी है ये हमें न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर होगा, इसलिए कोई डाउट नहीं है। अभी हम g का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो ये हो जाता है 5 मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास में 20 मीटर। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 9, और कितना हो जाएगा ये 5, और ये कितना हो गया हमारे पास में 45 मीटर। देखिए हमने तो वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। क्या ये सभी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है? डेफिनेटली यस। चाहे वो भारी पत्थर हो, चाहे वो हल्का पत्थर हो, या कोई सी भी बॉडी हो, यदि उसका प्रारंभिक वेग 0 है और हवा का प्रभाव नगण्य है तो पहले सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो 5 मीटर ही होगी, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 1 तक। और पहले 2 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो कितनी होगी 20 मीटर, और पहले 3 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो कितनी हो जाएगी 45 मीटर। और हम यहाँ पे रेशो की भी बात करें तो चलिए इनका रेशो भी निकाल के देखते हैं। 5:20:45। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1:4:9। हमने कैलकुलेशन भी कर लिया, ये कैलकुलेशन भी हमें ध्यान होनी चाहिए। और वैसे भी आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते थे, एक बार t बराबर 1 रखेंगे, एक बार t बराबर 2 रखेंगे, एक बार t बराबर 3 रखेंगे, तो हमें रेशियो भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली हमसे न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपसे यहां पर ये कहता कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात बताइए, तो गौर करते हैं h1 कितना आया 5 मीटर, h2 कितना आया 20 मीटर। तो अगर मैं यहां से यहां की दूरी निकालता तो ये आ जाता 15 मीटर, ये आ जाता 5 मीटर, और इसको भी अगर आप देखते तो देखिए टोटल 20 मीटर है और ये 45 मीटर है, तो आप इसको देखें तो ये आ जाता 25 मीटर। देखिए h2 कितना था 25 प्लस 15, और h3 कितना था 45, तो 5 प्लस 15 प्लस 25 45 गया। तो अगर मैं क्वेश्चन को यहां पे बदल दूं और मैं आपसे कहूं कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात बताओ, तो आप क्या कहते 5:15:25। क्या जवाब आता 1:3:5। ये स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको समझाया ये आपको हम यहाँ पे रिटर्न में भी अभी अगली स्लाइड्स में देखेंगे, पर यहीं पर समझ लीजिए दो क्वेश्चंस आ गए। पहला क्या आ गया, पहला हमारे पास में आ गया t 2t और 3t समय अंतराल में चली गई दूरियां, उनका अनुपात क्या है 1:4:9। ये अंतराल है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात बताओ, तो फिर हमारा जवाब क्या आएगा 5:15:25, और उसका जवाब आ जाएगा 1:3:5। कंडीशनल, प्रारंभिक वेग क्या हो 0। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं।
nवें सेकंड में चली गई दूरी। वही फॉर्मूला हमारे पास में है, उसी को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, g/2 2n-1। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एक बार n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर एक बार n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2, और एक बार n का वैल्यू क्या रखेंगे, 3। g/2 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n-1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही रेशियो हमारे पास में आ जाएगा, 1:3:5। और अभी हमने ये वाली कैलकुलेशन आपको करके भी दिखाई थी। अब देखिए, हम यहाँ पर बॉडी को सर्टेन हाइट h से जमीन की ओर गिराते हैं और उसका प्रारंभिक वेग 0 है, और हमसे पूछा गया है कि h दूरी तक वो नीचे की ओर आती है। हमें समय निकालना है और यहाँ पर उसको कितना वेग होगा वो भी हमें बताना है। तो समय कैलकुलेट करना है और वेग कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पर मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो s बराबर ut 0 हाफ at² लिखेंगे। s की जगह पे आपने क्या लिखा, h, और a की जगह पे क्या लिखा, g लिख दिया। तो यहां से अगर आप t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, √2h/g। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो और वस्तु ने ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर h दूरी तय किया हो तो उसको लगने वाला समय कितना हो जाएगा, √2h/g। यहां से हमने इसको सॉल्व किया है, और साथ में ही अगर v बराबर आप निकालना चाहें तो हमारे लिए फॉर्मूला है v² बराबर u² प्लस 2as। u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए v² हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो v² 2, a की जगह पे क्या लिख देंगे, g, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में विस्थापन है इसलिए क्या लिख देंगे, h, और यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। वैसे भी हमने बोला है कि कोई सी भी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारी सुविधा पर है। अभी हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और जो माना है उसके अनुसार काम किया है। हमने माना डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पे वेग क्या आ जाएगा, नीचे की ओर रहेगा तो क्या लिखा, पॉजिटिव। त्वरण कहाँ है, नीचे की ओर है तो क्या लिखा, पॉजिटिव। विस्थापन कहाँ है, नीचे की ओर, तो क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा। और इस तरीके से हमने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकाले। अब हम विस्थापन का समय के साथ में ग्राफ बनाना चाहते हैं, और देखिए फिलहाल हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ठीक है। तो आप यहाँ पर विस्थापन का समय के साथ में अगर ग्राफ देखेंगे तो h समानुपाती हो गया t² के। कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। और पैराबोलिक ग्राफ देखिए, प्रारंभिक वेग 0 था t बराबर 0 पर, और t बराबर 0 पर विस्थापन भी क्या था, 0। इसलिए ग्राफ 0 से शुरू होगा और कैसा जाएगा, पैराबोलिकली जाएगा। ये देखिए ये कुछ वैसा ही हो गया, y समानुपाती हो गया x² के। y की जगह पे क्या आ गया, h, और यहाँ पे क्या आ गया, t²। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये ग्राफ को प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। वैसे अगर हम वेग का ग्राफ देखें t के साथ में तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, v बराबर u प्लस at, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो ये 0 हो जाएगा, और a की जगह पे gt। देखिए ये कौन सा अक्ष हो गया, y, ये क्या हो गया, स्लोप, ढाल, और ये क्या हो गया, x। तो y बराबर mx। डेफिनेटली यहाँ पर c 0 है, अंतखंड 0 है, इसलिए ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 0 0 से। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ढाल भी क्या आ रही है, धनात्मक, इसलिए ढाल भी यहाँ पे धनात्मक आ रही है। कई बच्चों का एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते तो ग्राफ का नेचर कैसा होता, ग्राफ कैसा होता। तो अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर आपने नेगेटिव माना होता, अभी हमने क्या मान के किया है, पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता। ये विस्थापन और समय का ग्राफ जैसा है उसी तरह से नीचे की ओर आ जाता। और अगर आप इसी ग्राफ को बनाते वेग और समय का, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते, तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा आ जाता। अभी ऐसा है, फिर नीचे की ओर आ जाता है। तो ग्राफ का नेचर वैसा ही रहता, सिर्फ वो अपने साइन को बदल देता। यदि कण को विराम से कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाए, हमने किसी कण को किसी हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो समान क्रमागत दूरियां तय करने में, समान क्रमागत दूरियां, इसका मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए वस्तु ने h दूरियां तय किया, ठीक है, और इसमें समय t1 लगा, यहाँ पे समय t2 लगा, यहाँ पे समय t3 लगा। ये देखिए
और हमें इन T1, T2, T3 का रेशियो निकालना है। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और a बराबर क्या हो जाएगा g, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या है 0, और हमें इन T1, T2, T3 का रेशियो निकालना है, यही हमारा प्रश्न है। देखिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस की जगह पे h लिख दिया, यूटी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिख दिया g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हमें इस T1, T2, T3 के रेशियो चाहिए, तो सबसे पहले हम इस बिंदु को नाम देते हैं O, इसको दे देते हैं A, B और C। तो सबसे पहले हम O से A की चर्चा करते हैं। अगर O से A की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा H बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर। अगर हम O से B की बात करते हैं तो O से B की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 2H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप O से C की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3H बराबर हाफ जी T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। पर इससे भी ज्यादा बेहतर होता यदि हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते, कौन सा, √2h/g। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे यहां पे समय का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहां पर अगर यूज करते हैं तो देखिए, वैसे ये भी हमें आना चाहिए, पर इसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ओवर करके अगर आपको यहाँ पे बताएं तो देखिए क्या हो जाएगा, वो भी समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे T1 को लिखेंगे तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। देखिए h, √2, h की जगह पे क्या आ जाएगा h। और जैसा आपने अभी देखा था कि अगर आप T2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, इनफैक्ट T2 नहीं, हमें लिखना चाहिए T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 यहां से यहां तक, दैट इज O2B, और ये कहां से कहां तक हो गया, O2A। इसको अगर आप लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, √2, और ये O से B तक का जो टोटल है डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा 2h/g, और T1 प्लस T2 प्लस T3 अगर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3h/g। देखिए यहां से यहां तक 3h/g। अब गौर करते हैं, अगर मुझे T2 चाहिए तो T2 कैसे निकालेंगे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे पास में स्पेस हो जाएगा, और फिर हम T1, T2, T3 की वैल्यू निकाल के उनका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो T1 की वैल्यू तो हमारे पास में आ ही गई है। अगर आप T2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो T2 की वैल्यू क्या आने वाली है, तो T2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी √4h/g माइनस √2h/g, क्योंकि जब हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाली वैल्यू में से T1 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये देखिए T1 की वैल्यू हमारे पास में। वैसे अगर आपको T3 का वैल्यू चाहिए तो T3 का वैल्यू चाहिए तो आप T1 प्लस T2 का वैल्यू इस √6h/g में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए √6h/g में से मैं T1 प्लस T2 की वैल्यू को माइनस करता हूं तो आ जाता √4h/g। अब हमें क्या करना है, हमें T1:T2:T3 का रेशियो चाहिए, और यहीं पर हम इसको ऑरली समझते हैं। ध्यान से देखिए, T1 में क्या आ रहा है, √2/g, T2 में भी देखिए यहाँ पे √2/g सब जगह पे √2/g क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इनफैक्ट h भी सब जगह पे कॉमन आ रहा है। तो T1 को अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ √1, ठीक है, √2h/g को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे गौर कीजिए, √2h/g को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस √1, और यहाँ पे देखिए √2h/g को अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √3, और यहाँ पे बचेगा माइनस √2। √1 लिखे या 1 लिखे एक ही बात है, ये हमारे पास में रेशियो आ जाएगा।